नमस्कार शिक्षार्थियों। एनआईएस के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम में ख़ासतौर से आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल से संबंधित होगी। वैसे हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 30 सब्जेक्ट इसमें हैं। जैसा कि आपने अभी तक पढ़े हैं, यदि आप देखें थ्योरी में तो आधारभूत जीव विज्ञान, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, रोगों व आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन, प्रैक्टिकल मैनुअल आपका जो प्रैक्टिकल से संबंधित है। तो इसमें प्रैक्टिकल में इसी तरह से जैसे विषय 1 है, विषय 2 है, विषय 3 है, प्रैक्टिकल की भी हमने बातचीत की है। और आज हम खास तौर से आधारभूत जीव विज्ञान का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें जैसा आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं इसमें, और आपने एक एक करके सारी थ्योरेटिकल भी पढ़ी हैं और साथ में आपने प्रैक्टिकल से संबंधित भी इनकी जानकारी प्राप्त की है। आज हम इसमें योग द्वारा सामान्य रोगों का प्रबंधन जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो हमारा डेली रूटीन में जो जीवन शैली संबंधित डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मुख्य रूप से हम बातचीत उनके ऊपर करेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का रहेगा योग और जीवन। और ये योग और जीवन से संबंधित जो टॉपिक है, इस पर आज हमारे साथ में, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी न किसी विशेषज्ञ के साथ हम हमेशा आपके साथ मिलते हैं। तो आज की विशेषज्ञ हैं योग से संबंधित हम सीमा सिंह योगाचार्य। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडियो में। आप इंटीग्रल योग संस्थान की आप डायरेक्टर हैं और हमारे कार्यक्रमों में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती हैं। इस कार्यक्रम में इनका विशेष योगदान रहा है। योग से संबंधित जानकारी आज विशेष रूप से आपको सीमा सिंह जी देंगे। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम, जैसा कि अब बताया, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यदि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि स्वास्थ्य है क्या, स्वस्थ कौन है। तो यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि हम बातचीत करें तो स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। यानी हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेज और इन्फर्मिटी। यही बात बिल्कुल आयुर्वेद में भी कही गई है। आयुर्वेद में बताया है सम दोष है, समाग्निश्च है, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थति धीयते। यानी जब शरीर के सभी दोष, अग्नि, धातुएं व मल समभाव में हों तथा आत्मा, इंद्रिय व मन प्रसन्न हो, तभी हम शरीर को स्वस्थ मान सकते हैं। अक्सर लोगों में देखा है, कहते हैं हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और कई बार देखा है सीमा जी, उनको आप देखें कई बार बहुत अपने आप को कहेंगे हम बिल्कुल ठीक है, कोई रोग ही नहीं है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, आत्मा अंदर से उनकी प्रसन्न नहीं है। ऐसी स्थिति जब आती है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ कब होंगे? जबकि हम अंदर से प्रसन्न हों, हमारी सभी इंद्रियां ठीक हों, स्वस्थ हों। और इंद्रियां प्रसन्न होंगी तो मन भी प्रसन्न होगा स्वाभाविक रूप से, और मन प्रसन्न होगा तो आप समझ लीजिए कि बाकी हमारे शरीर के जो दोष हैं, जो आयुर्वेद में कहा गया है, त्रिदोष की बात होती है आयुर्वेद में, तो वो तीनों दोष ठीक हों, अग्नि, धातुएं, मल, ये सब जो है समभाव में हों, तो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो चलिए स्वास्थ्य को लेकर के हम यदि आगे बात करें तो आज का जो समय है, जीवन शैली इस तरह की हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लोगों को हो रही है। सोचते हैं कि अगर हमारे पास इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, हम बीमार होते हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल भी क्या कर रहे हैं कि पॉलिसी या सरकारी संस्थानों को देख करके वो एक लंबी प्रक्रिया चला देते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए बेहतर है आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। आप देखें, आप जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल टेस्टिंग फटाफट होने लगती है, ये टेस्ट लिख दिया, वो टेस्ट लिख दिया, कई सारे टेस्ट लिख दिए। हालांकि आवश्यकता है तो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यदि आवश्यकता नहीं है तो सीमा जी, मेरा मानना है
कि इस तरह की टेस्टिंग और इनसे बचना चाहिए। और इसके बचाव के लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि यदि हम योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें तो निश्चित रूप से हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र सभी स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम योग को अपने जीवन शैली में अपनाएं तो न केवल हम इन बीमारी से निजात पा सकते हैं बल्कि उनसे रोकथाम भी होगा। और जो हमारी, अगर ये हमारी बीमारी हो गई है तो उसके बावजूद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से योग को स्वास्थ्य संबंधी हम 3 आयाम में देख रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है। और बिल्कुल। जैसे कि बात हमने की, अब हमें विभिन्न रोगों पे बात करेंगे। जैसा कि आपने भी चर्चा की कि हमारा जो योग संबंधी हम संबोधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं और आजकल जो तनावग्रस्त हमारा जीवन हो गया है, तनावग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे ऊपर विशेष रूप से काम का बोझ है। जो हमारे युवा हैं, ख़ास तौर से उनके ऊपर रोज़गार का बोझ है। वो रोज़गार को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और जो प्रोफ़ेशन में हैं, उनको अपना प्रोफ़ेशनल कैरियर को लेकर के चिंता बनी रहती है, प्रमोशन की बात होती है। और बाकी जो अन्य लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी अन्य कारणवश चिंतित रहते हैं। तो पूरा समाज आज के समय में हम देखते हैं बहुत कम प्रसन्न मुद्रा मिलती है, बहुत कम स्वास्थ्य की स्थिति मिल रही है लोगों में देखने के लिए। तो इन सब से हम कैसे बचें? क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है या जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आए हैं पिछले 10-15 वर्षों में, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के बहुत अपने जो स्वतंत्र जीवन है उस पर हावी हुए हैं। तो उससे यदि हम बच सकते हैं तो उसका सबसे बड़ा आज के समय में यदि कोई बिना दवा के यानी ड्रगलेस थेरेपी है तो वो है हमारा योग। क्या मैम, मेरे ख्याल बिल्कुल, से? बिल्कुल, योग चिकित्सा का यही अप्रोच है कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो जीवन की स्वतंत्रता पर हावी हो रही है और इसलिए हम अपने आप को स्वयं में स्थित करेंगे। जो हम लोग स्वास्थ्य की बात की, और उसके लिए योग एक बहुत ही अच्छी तकनीक और शिक्षा है। यहाँ शिक्षार्थियों, हम आपको एक बार और बता देना चाहते हैं कि इससे पहले भी हमने जीवन संबंधित जो हमारे लाइफ स्टाइल या डिसऑर्डर्स हैं उनकी हमने पहले भी 1-2 बार चर्चा की है। आज मुख्य रूप से जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हमने लिया है, एक तो पॉल्यूशन आदि होने की वजह से श्वसन संबंधी जो विकार हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आज हमें देखने को मिलती है उसमें हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में वो सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की है। और यह तीसरी प्रॉब्लम में हम देखें तो इसमें आजकल लोगों को पीठ का दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन, ये भी बहुत देखने को मिल रहा है, कॉमन हो गया है। क्योंकि चाहे हमारा लाइफ स्टाइल में उसका कहीं ना कहीं कोई झलक हमें देखने को मिलती है, लगातार हम बैठे हैं, एक ही पोस्चर में बैठे काम कर रहे हैं, वो भी कारण है। कई बार हम बड़े भारी बोझ को उठा लेते हैं, वो भी कारण हो सकता है। तो और भी कई कारणवश ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, गर्भावस्था के दौरान आजकल तो काफ़ी जागरूक हैं लोग, तो योग करना चाहते हैं, तो कौन कौन से योग करें और किस तरह से योग करें, विशेष रूप से सीमा सिंह जी जो योगाचार्य हैं हमारे साथ में विशेषज्ञ, उनका विशेष ये टॉपिक भी है, रिसर्च भी किया है उन्होंने। तो इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्रैक्टिकल से संबंधित हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले श्वसन विकारों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, माइग्रेन, सिर दर्द आदि में हम किस तरह से यौगिक प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है और इसमें मैं जो हमारे पाठक हैं उनको ये समझा दूँ कि यह जो सेक्शन है इसमें योग का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बाकी और जो कुछ परेशानी और जो बीमारी है उसमें योग के साथ हमें दवाई लेने की भी ज़रूरत है। अगर हम किसी अच्छे विशेषज्ञ के साथ इन परेशानियों में योग का अभ्यास करें
तो हमें पूरी तरह से निजात पा सकते हैं और हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम लोग कुछ सामान्य योग के अभ्यास की चर्चा करेंगे कि ये हमें कैसे आराम देते हैं इस तरह की समस्या में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अस्थमा की, जो कि श्वसन संबंधी विकार है, इसमें हमें सांस लेने में परेशानी होती है और अस्थमा, जैसा कि हम लोग जानते हैं सब, कि एक अटैक होता है। तो इसमें हमें पहले से एक सिम्टम्स आ जाते हैं और जिनको यह समस्या होती है वह इसको समझ पाते हैं कि हमारा अटैक आने वाला है किसी एलर्जेंट से, या कोई स्टिमुलेंट होता है जो हमें इस अटैक के लिए अब ये स्टिमुलेंट होता है और हम इसकी वजह से हमें अटैक आता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो उस समय अगर हम कुछ योग के अभ्यास करें तो तुरंत भी उससे निजात पाया जा सकता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण योग के अभ्यास हैं वो हैं ज़्यादातर इन्वर्टेड होने वाले आसन, जिसमें कि हम उल्टे होते हैं, जिसमें लंग्स हमारा ऑपोजिट साइड जाता है। तो इसमें हलासन है, सर्वांगासन है, ये विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। और अगर हम जो सामान्य योग के अभ्यास हैं जैसे तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन भी करना चाहिए। इससे जो स्ट्रेचिंग होती है तो वो जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वहाँ के स्टिफनेस को कम करता है, उसके फंक्शंस को इन्हांस करता है। जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। तो उसके लिए हमारा ये जो खड़े होने वाले आसन है, तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, हस्त उत्थानासन या फिर त्रिकोणासन के कुछ अभ्यास, फिर जो शशांक आसन है, इस तरह के जो अभ्यास हैं उसको हम अस्थमा के लिए कर सकते हैं। विशेष रूप से प्राणायाम, जिसमें कि कपालभाति प्राणायाम है। और जब शुद्धिकरण की बात हम आते हैं तो उसमें नेति और कुंजल, तो ये जो अभ्यास के जो सेट्स हैं, अगर इसको किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत नियमित रूप से किया जाए तो इससे निजात पाया जा सकता है। पुराने से पुराने जो अस्थमा की परेशानी है, जो बीमारी है, उससे निजात पा सकते हैं। उसके बाद हमने जिक्र किया माइग्रेन, हेडेक और साइनस, इस तरह की जो श्वसन संबंधी परेशानी है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लोग माइग्रेन, हेडेक को बिल्कुल अलग समझते हैं, लेकिन अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स है और जो हमारे गर्दन के पीछे का या अपर बैक का जो मसल्स है वो अगर किसी वजह से टाइट है, वो स्ट्रेस से भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस से भी हो सकता है, हमारे वर्कलोड से भी हो सकता है। तो इस तरह की किसी भी समस्या से अगर वहाँ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, टाइटनेस है, तो हमें इस तरह की समस्या हो सकती है आगे चलकर, अगर हम उसको नज़रअंदाज कर दें। अगर हम उसी पे वहीं पे उसका रोकथाम करें तो हमें यह समस्या नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें माइग्रेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो हमारा है साइनोसाइटिस, इसकी जो समस्या है, तो इसके लिए हमें आई प्रैक्टिस करना चाहिए। आँखों के अभ्यास से सिर दर्द में बहुत ही फर्क पड़ता है, लाभ बहुत ही मिलता है। लाभदायक ये अभ्यास हैं। और इसके साथ जो हमारा योग के अभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम जो हैं, जो कि हाथों के अभ्यास हैं, तो इससे भी जो हमारा कंधे का मसल्स है, अपर बैक और जो चेस्ट के मसल्स हैं, इसको हम रिलीज़ कर पाते हैं, रिलैक्स कर पाते हैं। और हमारी जो श्वास हैं वो लंबी और गहरी होती है, तो इससे हमें थोड़ा सा आराम मिलता है और हमें जो हमारा इंड्योरेंस लेवल है, जो हमारे इसको क्षमता है इसको झेलने के लिए, जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो स्टिमुलेंट है, वो थोड़ा सा बेटर होता है। और हम और भी कुछ योग के अभ्यास हैं जो इसमें करने चाहिए, जैसे कि मार्जरी आसन है, शशांक आसन है, उष्ट्रासन है, और जो हमने जिक्र किया इन्वर्टेड आसन, तो काफ़ी मददगार होते ही हैं। इसके लिए और प्राणायाम में कपालभाति और नेति क्रिया ये बहुत ही आवश्यक है, दोनों अभ्यास के लिए। षटकम में नेति क्रिया और प्राणायाम में कपालभाति। हाँ, और जो हमारे अभ्यास हैं त्राटक के, वो माइग्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, लेकिन त्राटक डिप्रेशन के केस में नहीं करना चाहिए, तो ये ध्यान रखें। ये सावधानी रखने की बात है कि जिनको डिप्रेशन है उनको नहीं करना त्राटक चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो अभ्यास हैं इसको नियमित रूप से किया जाए और किसी योग विशेषज्ञ के अंतर्गत किया जाए तो पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है और आप योग पे पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं और इस तरह की समस्या का निदान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली। और हम कहेंगे कि आज तो योग का एक बड़ा परचम लहराया हुआ है, आपको निश्चित रूप से, लेकिन ध्यान रहे कि वास्तव में उन लोगों को भी योग आना चाहिए और सावधानी से योग करें। कई बार कुछ योग के ऐसे पोस्चर्स या क्रियाएं हैं जिनके करने से
आप ठीक से नहीं करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ तो पे एक बात मैं जिक्र करना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे नीति का जिक्र किया। जी, कई लोग आजकल देखते हैं ना यूट्यूब से या कहीं से देख के नीति का इस तरह के अभ्यास को किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत ही करना करें तो चाहिए। ज़्यादा बेहतर और होगा। जहाँ तक नीति क्रिया की बात है, नीति क्रिया के साथ साथ उसके अपने जो नॉस्ट्रल्स हैं उसको ड्राई करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो यानी कि परेशानी बढ़ अंदर जो सकती है। अंदर मतलब पानी नहीं रुकना चाहिए। कई हाँ बार अंदर पानी रुकना जो है वो खतरनाक हो हाँ, सकता है। उससे परेशानी बढ़ सकती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है और आप लोग इसका ध्यान रखें कि किसी अच्छे विशेषज्ञ के साथ हम योग का अभ्यास करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट, सर्वाइकल एवं स्पॉन्डिलाइटिस में योग प्रबंधन, ये बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है आजकल और इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल में ख़ास तौर से जो लोग हैं उनको यहाँ तक कि उल्टी आने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, गिर जाते हैं और उनका लाइफ में इवन अभी मेरे को कुछ दिनों पहले सीमा जी एक ऐसे पर्सन मिले थे जो कहीं CBI में शायद वो उनकी सर्विस है, गाज़ियाबाद में वो जॉब करते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है इस तरह की हो गई है सर्वाइकल की वजह से कि उनको चक्कर आते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते। आज वहाँ तक पहुँचना, उन्हें ऑफिस तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे लोगों को खास तौर से, और डॉक्टर्स उनको लगातार दवाएं, तरह तरह की दवाएं दे रहे हैं बदल बदल करके, और चेकअप भी उनके बहुत सारे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग ये थोड़ा सा दवा तब तक चलाएं जब तक उनके लिए चक्कर आ रहे हैं या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। साथ में जैसे योग प्रबंधन यदि वो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ के साथ बैठ करके करते हैं तो उसका उन्हें पूरा उचित लाभ मिल सकता है। देख अवश्य सकते हैं मिलता है। स्लाइड में कि किस तरह से महत्वपूर्ण यौगिक अभ्यास जो है वो कर सकते हैं। खासतौर से जो कॉमन ये योग की जो क्रियाएं हैं ये तो सभी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से करनी भी चाहिए। सूक्ष्म क्रियाओं में चाहे वो हाथों से संबंधित संधि संचालन के अभ्यास हों या फिर पैरों से संबंधित संचालन के अभ्यास हों, शक्तिवन सीरीज की क्रियाएं, तो ये सब कर सकते हैं। जी सीमा जी, क्या हाँ, बताएंगे आप? जैसे कि आपने जिक्र किया कि उनको बहुत चक्कर आता है, एक एग्जाम्पल दिया आपने, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो बीमारी है वो सिम्टमिक में, मतलब थोड़े समय के लिए है। इस तरह की जो समस्या होती है उसमें वो मस्कुलर रिलैक्सेंट देते हैं, पेन किलर देते हैं, तो वो थोड़ी सी दर्द को कम करने के लिए होता है, वो पूरी तरह से समस्या का निदान नहीं है। वो योग के द्वारा ही हो सकता है। तो अगर उस स्थिति तक, वो एक्यूट कंडीशन है कि जैसे कि चक्कर आने की आपने बात की, तो अगर उस स्थिति तक पहुंच जाएं तो उसके लिए हम लोग फिर इसमें एडवाइस करते हैं कि वो हॉट वाटर बैग के साथ या कोल्ड पैक के साथ हम लोग योग के अभ्यास कराते हैं। जिसने आपने जो अभी सूक्ष्म व्यायाम का जिक्र किया, जी, तो कई बार हमें इनको बैक रेस्ट के साथ कराना पड़ता है। वो सीधे ऐसे बैठ नहीं सकते, तो पीछे टिक के बैठ उनको बिठाना पड़ता है और उनको थोड़ा सा हॉट वाटर बैग या कोल्ड पैक के साथ, ये सारे जो हैंड्स ज्वाइंट्स की प्रैक्टिस है जी, वो आराम आराम से करेंगे तो उनको बहुत ही इससे फ़ायदा होता है। दर्द में भी कमी आती है अगर बिल्कुल। वो पैक इसीलिए, के साथ हाँ, करें। इसीलिए कहते हैं उसके कि साथ जो गर्दन के जो अभ्यास हैं उसको भी रुक रुक के आराम से करेंगे बिल्कुल, और झटका नहीं देंगे। वो कई बार मैं देखती हूँ कि लोग ना गर्दन के अभ्यास इतने गलत ढंग से करते हैं, तो उसमें तो साधारण लोग को भी डर होता है कि झटका लग जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगी। और जिनको ऑलरेडी इतनी परेशानी है उनको बहुत ही आराम से और सावधानीपूर्वक अभ्यास करना होगा। इसमें भी आँखों के अभ्यास से फ़ायदा होता है। और अभी हम लोग इसके पहले माइग्रेन का जिक्र किए थे, तो माइग्रेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जो पेन है, तो कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों के सिम्टम्स भी एक हैं, उसमें भी सिर दर्द होता है, चक्कर आता है और लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का पेन है, ये गर्दन के पीछे अपर बैक की जो मसल्स हैं इसको हमें बहुत रिलैक्स करना पड़ता है। ये बहुत टाइट हो जाता है और इसका वजह वही है कि हम जो स्ट्रेस है एक्यूमुलेट होता है हमारा अपर बैक में, या हमारी लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादातर हम बैठ के काम करते हैं, सामने की और झुक के काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इसमें जो योग के अभ्यास हैं ये तो दर्द को कम करने के लिए और हमारा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सारे हैं, सूक्ष्म व्यायाम के जो हाथों के अभ्यास हैं। इसके साथ साथ हमारा जो तारासन का अभ्यास है या फिर हस्त आसन है, एक और द्विकोण आसन, इस तरह के जो हाथों के अभ्यास हैं जो पूरा ओपन करते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट्स को, वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें हमारे लिए उष्ट्रासन भी काफ़ी लाभदायक है। लेट के जो हम मकर आसन करते हैं तो बहुत आराम मिलता है और इसे हम दर्द में भी कर सकते हैं, तो उस समय भी हमें राहत मिल सकती है। तो इस तरह के जो योग के अभ्यास हैं,
और साथ में प्राणायाम करें ही। जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे तो अभ्यास पूरा नहीं होगा। श्वास से काफ़ी हमारे जो मानस पटल पे प्रभाव पड़ता है, हमारा मेंटल एंड्योरेंस बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है और कुछ शवासन तो करेंगे ही। इस तरह के अभ्यास से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से हमें निजात भी मिल सकता है, इसमें दर्द में से राहत भी हो सकती है। और ये भी निश्चित है कि आप कितनी भी दवा खा लीजिए, दवाएं केवल दर्द निवारक हैं तो वो आपके दर्द को कम कर सकती हैं, आपको पता लगेगा कि हाँ लगभग ठीक है, लेकिन जैसे दवा का असर ख़त्म होता है तो वो दर्द कहीं जाता नहीं है, वो बॉडी में फिर होने ये लगता है। पूरी तरह से दवाई से ठीक होने वाली समस्या नहीं है, नहीं है, ये समझना होगा। और हमारे जो भी हेल्थ वर्कर हैं, ये उनको ज़रूर समाज में ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि इस तरह की समस्या है तो आप अपने आप के प्रति सजग होइए, कुछ अच्छा से अभ्यास कीजिए, योग के अभ्यास बल्कि कीजिए। हम तो ये कहेंगे कि हेल्थ वर्कर जो भी हमारे हों उनको भी योग का प्रॉपर एक गाइडेंस उनको मतलब होना चाहिए, बल्कि मैं तो हाँ, कहूँगा ये तो योग के रुचि की रूप बात में है, अगर कर बिल्कुल लें तो अच्छी बात है और इससे उनका भी वही वो फ़ायदा होगा कराएंगे और तो समाज का डेफिनेटली भी समाज फ़ायदा का भी होगा। फायदा होगा, हाँ, दूसरे लोगों को वो ठीक से चिकित्सा भी दे पाएंगे हाँ, और लोगों का ठीक इलाज भी हो पाएगा। हाँ, तो ये तो आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण है। टॉपिक है, तो रुचि है तो कर सकते हैं कोर्स इसका भी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पीठ दर्द में यौगिक प्रबंधन। तो बिल्कुल सेम मिलता जुलता है पीठ दर्द भी, और इसमें ख़ासतौर से कॉमनली ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को किसी न किसी कारणवश पीठ में दर्द अक्सर हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं ऐसे पोस्चर में बैठे लगातार। आजकल तो फ़ोन पे लगातार लोग चूँकि कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो बैठे बैठे रहने से भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो आराम करना है तो उसके लिए भी आपको जैसे आपका शवासन वगैरह में आराम करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ हो सकता है। पीठ दर्द में किस किस तरह के यौगिक प्रबंधन या कौन कौन से महत्वपूर्ण योग अभ्यास हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सीमा मैम बताइए। हाँ, ये जो पीठ दर्द की समस्या है तो ये बेसिकली लोअर बैक में होता है। पीठ का जो बीच का हिस्सा है वहाँ, नहीं तो निचले हिस्से में। और ये बहुत आम बात है कि गलत ढंग से बैठने से होता है। हमारा जो शरीर का भार है, जो ग्रेविटी है, वो सही पॉइंट पे नहीं पहुँचता है, वो शिफ्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो हमारा जो आप जानते हैं कि हमारा जो स्पाइन है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो इस तरह से डिज़ाइन है कि उस शरीर का भार एक निश्चित बिंदु पर होना चाहिए। तो हमारे गलत पोस्चर्स को हम पहले सही करेंगे। इसमें जो पोस्चरल मसल्स के जो अभ्यास हैं उसको करना चाहिए, उसको करके काफ़ी लाभ मिलता है। और हमें पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को, बोलते हैं ना, जीवन की रीढ़ है ये, हमारे शरीर की रीढ़ है, तो इसे स्वस्थ रखना और पूरा मजबूती और लचीला बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें उसके लिए अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी वो इस तरह के अभ्यास को करना चाहिए। और जिनको पीठ की समस्या हो गई, जिनके बैक में पेन रहता है या कभी कभी हो जाता है, उन्हें भी अवश्य ही करना चाहिए इस तरह के अभ्यास, वो भी कर सकते हैं। तो हमने जो भी जिक्र किया, जो बेसिक प्रैक्टिस है स्ट्रेचिंग, वो तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। यहाँ पे एक और बात मैं जिक्र करना चाहूँगी कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी जो स्पाइन है, इसके लिए हमें 6 बेसिक मूवमेंट्स चाहिए। 6 प्रकार के शरीर को मूवमेंट्स प्रदान करने चाहिए। उसमें सबसे पहले एक है वर्टिकल स्ट्रेचिंग, जैसे कि हम लोग तारासन करते हैं, जिसमें हमारी सारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होती है, उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, तो हमारे जो स्पाइन का हेल्थ वो काफ़ी बेटर होता है। और स्पाइनल से जो सारे नर्व्स निकलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। तो वो इस तरह से जो तारासन का अभ्यास है। फिर तिर्यक तारासन, जो साइड बेंडिंग, लैटरल स्ट्रेचिंग का काम करता है, ये तो सेकेंड मूवमेंट हो गया। थर्ड है हमारा कटी चक्रासन, जिसमें कि हम ट्विस्ट करते हैं, अपने बॉडी को मोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो स्पाइन की स्टिफनेस है वो रिलीज़ होती है, ना केवल अपर बैक की, इसमें अपर और लोअर बैक से पूरे स्पाइन की स्टिफनेस रिलीज़ हो पाती है। उसके बाद है सामने झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे कि पादहस्तासन, इस तरह के अभ्यास हैं। तो जिनको कमर दर्द की समस्या है उस अभ्यास को बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल नहीं करना, फिर स्पाइन स्टिफ हो जाएगी। कई बार लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि पीठ की समस्या है तो सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे, सिर्फ वो पीछे झुकने वाले अभ्यास करते हैं, बहुत करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर से स्टिफनेस हो जाता है। एक जो संतुलन है, एक जो लचीलापन है,
वो हमारा स्पाइन का मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए वो आराम से थोड़ा सामने झुकने वाले आसन करेंगे, और अगर वो पादासन करते हैं तो घुटना को अच्छे तरीके से मोड़ के करेंगे, तो उनके बैक में स्ट्रेन नहीं आएगा। इस प्रकार से एक दो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाहिए। जैसे कि शशांक आसन है, उसमें भी हम सामने झुकते हैं लेकिन थोड़े झुकते हैं, तो इस तरह के अभ्यास उनको करना चाहिए। ये फोर्थ हो गया हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग। उसके बाद फिफ्थ बैकवर्ड बेंडिंग है, पीछे की ओर झुकना। तो पीछे की झुकने वाले आसन में हमारा भुजंगासन है, धनुरासन है, चक्रासन तो काफ़ी कठिन है, उसको जो स्वस्थ लोग ही कर सकते हैं और उन्हीं को करना चाहिए। आसानी से हम लोग कर सकते हाँ, हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आराम देता है वह है सेतुबंधासन। इससे हमारे अगर हम सेतुबंधासन, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि हॉट वाटर बैग या कोल्ड पैक के साथ करें, तो जो दर्द वाली स्थिति है उससे निदान मिल सकता है। और कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि अगर हम अपने जो हमारे पास योग सीखने आते हैं लोग, उनको इस तरह से करवाते हैं तो उनकी जो दर्द है वो कम हो जाती है, उनको पेन किलर नहीं लेना पड़ता है। तो अगर आपको कभी पीठ दर्द की समस्या है तो आप सेतुबंधासन जो होता है, उसको कंधार आसन भी बोलते हैं, कुशन के साथ हॉट वाटर बैग के साथ करें तो दर्द से निदान पा सकते हैं। तो इस तरह की हो गई है बैकवर्ड बेंडिंग आसन। एक और ग्रुप है, वो है सिक्स्थ इन्वर्टेड, जब हम पूरे अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट उल्टा कर देते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हमें हमेशा या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं या फिर लेट जाते हैं। तो एक जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे स्पाइन में, हमेशा इसे नीचे की तरफ खींचती है, नीचे एक प्रेशर पड़ता है। और जब हम इन्वर्टेड आसन करते हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है वो रिलीज़ होता है, वो हमारे सारे वर्टेब्रा को, इवन की सारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स करता है और अपनी बॉडी को हम उल्टे की तरफ करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल खिंचाव को रिलीज़ करने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इन्वर्टेड आसन भी करना चाहिए, जिसमें कि हमारा बहुत आसान है वो पर्वत आसन, जो सूर्य नमस्कार का भी है। सूर्य नमस्कार को इसलिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस कहा गया है, इसमें सब कुछ है, स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इन्वर्टेड, और भी है हमारा सर्वांगासन, हलासन। ये कठिन आसन है, इसको आप बहुत ही आपके शरीर में जब लचीलापन आ जाए आप विशेषज्ञ के साथ ही करें। शुरुआती दौर में तो ऐसे आसन को प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ और भी एक दो ऐसे आसन हैं इन्वर्टेड में जो कि आप कर सकते हैं। वो प्राणायामासन है। तो इस तरह के अभ्यास करके हमें पीठ की जो दर्द है काफ़ी रिलैक्स हमें मिल सकता है। हाँ। और प्राणायाम में खास तौर से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम हाँ, जो बेसिक प्राणायाम है वो करेंगे, लेकिन कुछ जो रिलैक्सेशन के आसन है, जिसमें कि हमारा मकरासन है, अर्धवासन है, स्वस्तिक आसन है, इस तरह के जो आसन होते हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। जब हमारे पीठ में दर्द होती है तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। जैसे अर्धमस्तिष्क आसन है, उससे भी जो ट्विस्ट होता है ना, तो उससे काफ़ी जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन जो लेट के करने वाले आसन हैं, जैसे हमने जिक्र किया अभी, शवासन, अर्धवासन, फिर मकर आसन, फिर बाल आसन भी बोलते हैं लोग, फिर एक मत्स्यकीरासन है, तो ये सारे लेट के करने वाले आसन हैं। और इससे ना हमारे सारे जो स्पाइन की जो स्टिफनेस है और जो मसल्स पे जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाती है, इससे हमें आराम मिलता है। इस तरह के आसन को करके आपको आराम मिलेगा और आप कर सकते हैं अभ्यास। बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हम बात कर रहे थे, गर्भवती महिलाओं के लिए योग संबंधी सुझाव क्या हो सकता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए योग बहुत आवश्यक माना गया है, और पहले से ही पहले उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की रहती थी कि उन्हें इस तरह की एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आजकल डॉक्टर्स जब उन्हें केवल आराम बताते हैं तो वहाँ पर योग बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से खान पान बहुत संतुलित और स्वस्थ खान पान यदि रहता है तो ये सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है। और साथ में कौन कौन सी योग की क्रियाएं, योग अभ्यास उन्हें करनी चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। तो जो गर्भकाल में योग और व्यायाम प्रथम त्रैमासिक जो होता है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जिक्र कर दूँ कि जो गर्भावस्था है उसमें पूरे समय एक तरह के योगाभ्यास नहीं करने चाहिए। हमारी जो शरीर की बनावट अलग अलग होती है, हमारी ज़रूरत अलग होती है और हमारी क्षमता भी अलग होती है। हमें उस प्रकार से योग के अभ्यास करने चाहिए। तो इसके ना 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट 3 मंथ जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है, और इसमें हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन होती है। लोगों जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ऐसे कंप्लेन करती हैं कि उनको
एनर्जी नहीं है, इनकी इच्छा होती है कि लेटे रहें, उनका मूड स्विंग्स भी होता है, काफ़ी वोमिटिंग होता है। तो इस तरह की जब समस्या होती है तो उसमें हम बहुत ऐसे अभ्यास नहीं कर सकते जिसमें कि बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि सूर्य नमस्कार या बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग के अभ्यास हम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि हम कुछ कर पाएँ। और ये एक सामान्य सी बात है, उसमें एनर्जी लेवल ही डाउन होता है क्योंकि सारे सेंस ऑर्गन्स उस समय बनते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, इसमें रिलैक्स होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें जो इतने भी सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हैं, जो जॉइंट्स प्रैक्टिस है, हाथ के जोड़ों का अभ्यास, पैर के जोड़ों का अभ्यास और मार्जरी आसन, फिर प्राणायाम में बहुत प्राणायाम करना चाहिए। जैसे कि हमने बोला एनर्जी लेवल, प्राण शक्ति का बहुत आवश्यकता होती है उस समय। तो जो सटल इफ़ेक्ट वाले प्रैक्टिस हैं जैसे कि योगिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, इस तरह के सारे प्राणायाम और योग निद्रा बहुत करना चाहिए, ओम चैंटिंग करना चाहिए। तो इससे उनके ना एनर्जी लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अपने आप को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद जब हम सेकंड की बात करें कि द्वितीय त्रैमासिक में हम क्या करें, तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा आसन उसमें हम नहीं शायद करते हैं। हाँ, ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है इसमें हमारी ज़रूरत अलग होती है, हमारे शरीर की बनावट भी अलग हो जाती है। अब क्या है कि वो लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो एनर्जी लेवल डाउन थी, अब वैसी बात नहीं है। अब हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं और हमारी थोड़ी सी जो मूड है, स्विंग्स इतना नहीं होता, वो अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती हैं महिलाएँ। तो इसमें जो है उनका टारगेट, उनकी जो समस्या होती है वो विशेषता होती है पाचन संबंधी, कि उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए जो उदर समूह के आसन हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। और जो तारासन है, तिर्यक तारासन है, वो कर सकते हैं आराम से। वृक्षासन भी वो कर सकते हैं आराम से, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकते हैं वृक्षासन, लेकिन आराम से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। और हमने जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज जो बोली, जो कि उदर समूह के जो आसन हैं, जो उदर समूह के आसन हैं, उसको एक एक पैर से कर सकते हैं। इसमें कि उत्थान पादासन है, पाद संचालन आसन, एक पैर को उठाना, साइकिलिंग, फिर मार्जरी आसन एक ऐसा अभ्यास है जिसको कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकते हैं सारे ट्राइमेस्टर में। और शशांक आसन कर सकते हैं, इसमें पैर थोड़ा सा उनको फैलाना पड़ेगा। वज्रासन भी कर सकते हैं ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी। थोड़ा सा वो लोग शक्तिबंध के अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें हमें जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स है हम उसको प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए, जब वेट एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको कैरी करने के लिए। अपने लेग मसल्स के स्टिफनेस को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमें आगे सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ से समस्या थोड़ी थोड़ी होने लगती है बैक की, जो कि बहुत आम समस्या है गर्भवती महिलाओं की, कि उनके स्पाइन, क्योंकि हम उनका ग्रेविटी शिफ्ट होता है तो उनके लोअर बैक में समस्या स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी पेन आई, बहुत ही आम समस्या है। तो इसके लिए जो सीधा लेट करके हमारा जो ट्विस्ट करते हैं वो बहुत ही आवश्यक है। ये भी उधर समूह के ही आसन हैं। तो इस तरह के जो अभ्यास हैं वो करने चाहिए, ट्विस्टिंग के अभ्यास। और पेट के बल लेट के अब कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे, कोई भी जर्क वाला ना करें, साइड टर्न लेके बैठें, और कुछ भी ऐसा अभ्यास ना करें जिससे हमारे शरीर पर बहुत जोर पड़ता है। तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये जो गर्भकाल में योग और जो थर्ड ट्राइमेस्टर के जो त्रैमासिक है, तो इसमें हमें अब बॉडी को की जो चैलेंजेस है वो हो जाता है एक्स्ट्रा वेट, और दूसरा कि हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और लंग्स के एक्सपेंशन के लिए जगह कम होता है। तो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनको श्वास में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए जो तारासन और हस्त उत्थान आसन है वो काफ़ी मददगार होता है। और जो गोमुख आसन है, गोमुख आसन का जो हैंड्स पोज है हाथ को, तो उससे उन्हें बड़ा आराम मिलता है। इससे बैक उनका स्ट्रेट रहता है और उनके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सपैंड कर पाते हैं, और ऑक्सीजन के लिए, श्वास के लिए बहुत ही लाभदायक है ये आसन। उसके बाद मार्जरी आसन वो आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा सिर को नहीं झुकाएंगे। शक्तिबंध के आसन करेंगे और सेतुबंध आसन करेंगे, ये बहुत ही कारगर है। सेतुबंध आसन तो फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करना चाहिए।
अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, डॉक्टर बेड रेस्ट बोलती हैं या फिर बोलती हैं कि आपके प्लासेंटा थोड़ा नीचे है, इस तरह की आजकल आम हो गई है समस्या, तो उसमें सेतु बंधासन बहुत ज़्यादा कारगर होता है, उनको करना चाहिए। और जब तक 36 वीक्स ना हो उनको बहुत ज़्यादा स्क्वाटिंग पोज नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। इवन तितली आसन बहुत अच्छा होता है गर्भकाल में, लेकिन अगर थोड़ा भी प्लासेंटा डाउन है या थोड़ा सा मिसकैरेज है, डॉक्टर ने आगाह किया है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है या फिर आराम से रहना है, बेड रेस्ट चाहिए, तो तितली आसन जो है उनको नहीं करना चाहिए। अर्ध तितली कर सकते हैं। वैसे यह आसन गर्भावस्था के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है, लेकिन हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है, हम कितना कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जब आपका 36 वीक्स पूरा हो जाता है तब आप ये सारे आसन कर सकते हैं। तितली आसन, जो उत्कट आसन, जो स्क्वाटिंग पोज में बैठ के करते हैं, और भी उसके बहुत सारे जो शक्तिबंध के आसन हैं, ये आसन अवश्य करना चाहिए। और इससे उनका जो पूरा गर्भावस्था जो है वो काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। योग को तो ज़रूर अपनाना चाहिए, और खान पान के साथ एक स्वस्थ बच्चे को भी हम इस दुनिया में ला ला सकते हैं बिल्कुल। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा है। जहाँ तक है सावधानी में यदि हम कहें तो योग ऐसे समय में बिल्कुल न करें जब हमारी या तो इच्छा ना हो रही हो, या हम बीमार हों, या ऐसे पोस्चर्स जिनमें हमें ज़्यादा समस्या हो। हम उस पर दबाव न डालें शरीर पर, किसी तरह की ऐसी कोई हम जोखिम ना उठाएं, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, योग करते रहें अपने जीवन में योग है तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे अपनी जो विशेषज्ञ हैं सीमा सिंह योगाचार्य जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में रहीं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी। आप इसको प्रैक्टिकल अभ्यास के माध्यम से अपने साथ लाइए। और इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।